अस्सलाम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने होम्योस्टैसिस के बेसिक कंसेप्ट को खासी डिटेल्स में जाकर सीखना है। स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे इस बात से कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के इन्वायरमेंट फेस करता है। एक वो इन्वायरमेंट है जिसमें वो रह रहा है, उसकी बॉडी के बाहर है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दूसरा उसकी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। ये बात सब ऑर्गेनिजम्स के लिए सही है, खा वो यूनिसेलुलर हो, कॉलोनियल हो या मल्टीसेलुलर। तमाम ऑर्गेनिजम्स यही दो इन्वायरमेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का जो कंपैरिजन है वो होम्योस्टैसिस के कंसेप्ट को समझने में खासा मददगार साबित होता है। इसलिए हमने बात का आगाज़ इन दोनों इन्वायरमेंट्स के कंपैरिजन से ही किया है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं वो कंटिन्यूसली आती हैं, रैपिड चेंजेस आती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस हैं वो स्टेबल रहनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर सेल की बात करें तो सेल में होने वाले रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। रिएक्शन के पीछे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स को अपनी वर्किंग के लिए स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लिहाजा ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका इंटरनल इन्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज हो या वो रैपिडली चेंज हो। तो अगर चेंज आए तो स्लो चेंज हो, नहीं तो वो स्टेबल जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिज्म का रहना चाहिए फॉर दी एफिशिएंट फॉर दी ऑप्टिमम वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। उसके मुकाबले में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे बताया कि अगर आप टेम्परेचर का ही फैक्टर ले लें तो सुबह दोपहर और शाम तीन वक्तों को ही कंपेयर कर लें तो आप देखते हो कि सुबह दोपहर शाम को एक फैक्टर टेम्परेचर जो है वही डिफरेंट है, और कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। और सुबह का टेम्परेचर और है तो दोपहर का टेम्परेचर और काफ़ी फ़र्क है दोनों टेम्परेचर्स में। इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाए तो उसके लिए उस इतने डिफरेंस को बर्दाश्त करना खासा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रहना चाहिए। अगर उसमें चेंज नागुज़ीर हो, आनी ज़रूरी हो, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इंटरनल में चेंज आए तो वो चेंज फिर स्लो होनी चाहिए, रैपिड नहीं होनी चाहिए। फिर अभी बताया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चेंजेस आती हैं वो बड़े मैग्नीट्यूड की होती हैं। सुबह दोपहर शाम के टेम्परेचर को देखें तो खासा नंबर जो है उसका फ़र्क है। इंटरनल इन्वायरमेंट में देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉल जो रेंज में चेंजेस हैं उनको तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं उतनी ही चेंजेस अगर इंटरनल में हो जाए तो ऑर्गेनिज्म के लिए उतने मैग्नीट्यूड के चेंजेस बर्दाश्त करना खासा मुश्किल हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अपना इन्वायरमेंट, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट करना बहुत आसान है रिलेटिवली। इसको आप यूँ देख लीजिए कि बाहर अगर सर्दी है ना, सर्दी का मौसम है तो आप उसको गर्मी में नहीं बदल सकते। अगर बाहर गर्मी है तो आप उसको सर्दी में नहीं बदल सकते। हाँ, इंसान जो है, चले आप क्या लें कि सर्दी है तो हीटर इस्तेमाल कर लेगा, गर्मी है तो एसी इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन इस ज़मीन पे सिर्फ इंसान तो नहीं रहते ना, बेताशा और स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो क्या एक बंदर, एक गधा जो है वो हीटर ऑन कर सकता है, अपने लिए बना सकता है, अपना एसी का बंदोबस्त कर सकता है? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया क्या हीटर और एसी का बंदोबस्त करेगा? क्या सर्दी गर्मी को ये आपस में बदलेगा? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो इस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो आने वाले चेंजेस हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेंगी। बाहर सर्दी है, टेम्परेचर कम है तो उसका असर बहरहाल ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। बाहर गर्मी है तो उसका असर ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा, उसकी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बाहर टेम्परेचर माइनस में हो या 50 प्लस हो। ह्यूमंस के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर वगैरह, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 पे रहना चाहिए, ऑप्टिमम पे रहना चाहिए। बेशक बाहर जो है वो माइनस में हो या 50 प्लस टेम्परेचर मौजूद हो। यानी ऑर्गेनिज्म को अपनी इंटरनल कंडीशंस को बहरहाल मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, बाहर जो कुछ भी चल रहा हो। तो एक ऑर्गेनिज्म का अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशंस को एक फिक्स रेंज में मेंटेन करना, रेगुलेट करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। स्टूडेंट्स,
अब हम जो डेफिनेशन है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जनरल कंसेप्ट हमें मिल गया तो हमारे लिए डेफिनेशन मुश्किल नहीं रही। तो होम्योस्टैसिस को डिफ़ाइन करें तो ये एक ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है। किस बात के लिए ये टेंडेंसी है? टेंडेंसी को उर्दू में तर्जुमा करें तो एक इसका मतलब बनता है रुझान या एक काम करने की कोशिश करना या एक काम करने का दिल चाहना, दैट्स अ टेंडेंसी। तो एक ऑर्गेनिज्म एक एक्टिविटी करता है, काम करता है, वो काम क्या है, वो एक्टिविटी क्या है कि वो सेल की जो या उसकी अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करता है, उनको रेगुलेट करता है। मिसाल के तौर पे सेल की केमिकल कंपोजिशन होगी, उसके बॉडी फ्लूइड्स की केमिकल कंपोजिशन होगी, उनको वो एक फ़िक्स रेंज पे, फ़िक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ पे मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, उसकी फंक्शनिंग मेंटेन रहे। बेशक बाहर जो है वो कुछ भी हो रहा हो, चेंजेस बाहर जैसे मर्ज़ी आ रही हो, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए ताकि हेल्थ और फंक्शनिंग मेंटेन रहे। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स होम्योस्टैसिस। स्टैसिस रेगुलेशन के लिए होम्यो इंटरनल इनसाइड होम के साथ आप जोड़ सकते हो होमियो को, यानी अपना घर, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, स्टैसिस उसकी रेगुलेशन, उसकी मेंटेनेंस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस इज़ होम्योस्टैसिस। एक्सप्लेनेशन में जाएं तो वही बातें जो मैं आपको बता चुका वो रिपीट हो जाएंगी स्टूडेंट्स के। एक ऑर्गेनिज्म जो है, ख़ास तौर पे जो एनिमल्स, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए भी ऐसे ही है, दो तरह के इन्वायरमेंट्स जो है अपनी ज़िंदगियों में फेस करते हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें वो ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड हैं, जिसमें वो रहते हैं। दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसके एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके ऑर्गेनल्स का जो कंटेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। मल्टीसेलुलर है तो उसका उसमें टिश्यूज़ हैं, तो उसके टिश्यूज़ के आसपास जो है वो फ्लूइड होता है जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो टिश्यूज़ जो हैं वो टिश्यू फ्लूइड में मौजूद होते हैं। तो एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है यानी बॉडी फ्लूइड्स, दूसरा उसका एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स, उसमें वेरिंग कंडीशंस होती हैं। अगर वो ऑन लैंड है तो एटमॉस्फेयर हो सकता है, अगर वो एक्वेटिक पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है तो फिर वो मैरीन वाटर हो सकता है, अगर वो फ्रेश वाटर में, दरिया वगैरह के पानी में है तो उसका फ्रेश वाटर में कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, मैरीन में कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं। ख़ास तौर पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो तो बड़ी तेज़ी से चेंज होती हैं। वाटर में फिर भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी है, वाटर में टेम्परेचर वगैरह या साल्ट्स की कंसनट्रेशन मैरीन हो या फ्रेश वाटर हो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाती हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो ख़ासी जल्दी चेंज हो जाती हैं। तो जो ऑन लैंड ऑर्गेनिज्म है उन्हें ख़ास तौर पे अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना होता है। स्टूडेंट्स, अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या हो सकता है? उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। सेल्स के बाहर आप जानते हैं खाली जगह होती हैं, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं ना, तो सेल्स जब आपस में मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पे सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वहाँ फ्लूइड मौजूद होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं। वो उन सेल्स को, उन टिश्यूज़ को सराउंड करता है, वो फ्लूइड उनको बात करता है, यानी वो टिश्यूज़ उसमें एक तरह से नहा रहे हैं, उसी फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं। तो जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का, सेल से अगर कोई चीज़ बाहर जानी है तो पहले वो टिश्यू फ्लूइड में जाएगी, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में जाएगी और ब्लड से फिर वो बाहर जा सकती है। इसी तरह सेल तक किसी चीज़ ने पहुंचना है तो पहले ब्लड में आएगी, ब्लड से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल के पास जाएगी। तो सेल को वो टिश्यू सराउंड करता है और सेल को, ये टिश्यूज़ को वो टिश्यू फ्लूइड बात करता है। तो इसके अलावा सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स भी होते हैं, जैसे लिम्फ है और हमारा प्लाज्मा है, ब्लड का पार्ट, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। तो लिम्फ आप जानते हैं कि ये भी एक फ्लूइड है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है बॉडी में। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का पार्ट है और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स भी हैं और नॉन सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू फ्लूइड्स भी हैं। इनसे जो हर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फॉर्म होता है। ज़ाहिर है अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक ही सेल से बना है तो फिर उसका साइटोप्लाज्म ही उसका क्या होगा? इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंपैरिजन जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाएगी। और अब ये देख लेते हैं कि नीड फॉर होम्योस्टैसिस क्या है।
एक ऑर्गेनिज्म को होम्योस्टैसिस की ज़रूरत क्यों है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो वहाँ पहले पॉइंट में ही देखा बच्चे कि हमारे जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम्स कंट्रोल्ड, एंजाइम्स मेटाबोलाइज्ड रिएक्शंस हैं, और एंजाइम्स को अपनी वर्किंग के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपनी एफिशिएंट ऑप्टिमम वर्किंग के लिए। लिहाजा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी लेके आएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखेगा। क्यों? ताकि एंजाइम्स जो है वो ऑप्टिमम वर्किंग जो है वो कर सकें। तो एंजाइम की ऑप्टिमम वर्किंग के लिए स्टूडेंट्स जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्टेबल होना इंतहाई ज़रूरी है, और उसको स्टेबल करने के लिए फिर होम्योस्टैसिस जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर कंक्लूजन यहाँ पे हम दें, इस बात को समेटें, तो कंक्लूजन में भी यही चीज़ आ जाएगी कि बेशक बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है एक ऑर्गेनिज्म के लिए उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आ रही हैं, रैपिड चेंजेस आ रही हैं, लार्ज चेंजेस आ रही हैं। इन सब के बावजूद जो सेल है उसको इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल मेंटेन करना है फॉर द ऑप्टिमम वर्किंग ऑफ एंजाइम। तो मेरा ख्याल है कि आपको कंक्लूजन और नीड फॉर होम्योस्टैसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टैसिस की तरफ। अगर हम अपनी किताब पे देखें तो किताब पे उसने जनरल 1-2 पैराग्राफ में होम्योस्टैसिस को डिफ़ाइन कर दिया और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जिक्र कर दिया। टाइप्स की हेडिंग नहीं बनाई बल्कि टाइप्स को डायरेक्ट डिस्कस करना शुरू कर दिया, उसकी डिटेल्स शुरू कर दी हैं। लेकिन ये हमारा चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक होम्योस्टैसिस का जनरल ब्रॉड जो कंसेप्ट है वो मिल जाए। तो टाइप्स ऑफ होम्योस्टैसिस में बात करें तो वही टाइप्स हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए। ये एक हो गई थर्मो रेगुलेशन, मिसाल के तौर पे तो थर्मो हीट को कहते हैं, रेगुलेट उसको मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस जो है बॉडी के कोर टेम्परेचर की, जैसे कि बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर, बॉडी का कोर टेम्परेचर, लाइक ह्यूमन बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर उसको मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस अपने बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 मेंटेन करें तो ह्यूमन की थर्मो रेगुलेशन होगी। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स ओस्मो रेगुलेशन है। ओस्मो का वर्ड ऑस्मोसिस के लिए, ऑस्मोसिस को इंडिकेट करता है। ऑस्मोसिस में वाटर प्लस सॉल्यूट्स या साल्ट्स, दो एक साथ चीज़ें आ जाती हैं ऑस्मोसिस का जिक्र करते हुए, वाटर एंड सॉल्यूट्स। तो ओस्मो रेगुलेशन है कि बॉडी फ्लूइड्स जो हैं स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड्स में लिखा वो सर्कुलेटिंग हो या नॉन सर्कुलेटिंग हो, उन बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की अमाउंट को, सॉल्यूट्स की अमाउंट को रेगुलेट करना, मेंटेन करना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ब्लड की बात की जाए तो ब्लड के अंदर एक सोल्यूट है, इंपॉर्टेंट सोल्यूट, ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज को 1 ग्राम पर लीटर के ऊपर जो है वो मेंटेन किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इसी नंबर को जो है वो फॉलो करती हैं, 1 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर जो ब्लड का है उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो मेंटेन किया जाता है। इससे कम हो तो भी गड़बड़ है, इससे ज़्यादा हो तो भी गड़बड़ है। तो नॉर्मल जो ह्यूमंस के लिए ग्लूकोज का लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड है, तो इसको मेंटेन करना ये ऑस्मो रेगुलेशन की एग्जांपल होगी। एक्सक्रीशन की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन है बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, बॉडी में होने वाले तमाम रिएक्शंस को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, हमने ये सब कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी में सेल्स में जो रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होती हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से जो रिमूवल है वो ज़रूरी है। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। मिसाल के तौर पे यूरिया जो है वो ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट करते हैं, तो रिमूवल ऑफ यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सक्रीशन की एग्जाम्पल हो गई। यहाँ पे एक और बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि हम जो खाते हैं ना, फूड इनटेक करते हैं, उसकी डाइजेशन होती है, तो उसकी सारी फूड डाइजेस्ट नहीं होती। फूड का एक पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड रहता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी बॉडी से एलिमिनेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मटेरियल या फीसेस। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से रिमूवल जो है वो भी एक्सक्रीशन होगी। ना बच्चे, वो एक्सक्रीशन नहीं है, वो है बॉडी की अनडाइजेस्टेड फूड उसको रिमूव करना जो हमने खुद ही बॉडी में भेजी थी,
और वो अनडाइजेस्टेड रही, उसका रिमूवल डेफिकेशन कहलाता है। फर्स्ट ईयर में भी आपने जो फेजेस थे ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन के वो देखा, 9th में भी ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो फेजेस हैं वो आप देख चुके हैं। मैं जब जल्दी से रिकॉल करवाऊँ तो इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, और लास्ट के ऊपर जो फेज है वो डेफिकेशन है। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डेफिकेशन, नॉट द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है कि हमारी बॉडी में एक रिएक्शन हुआ, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनी, तो उसको रिमूव करना है, तो वो एक्सक्रीशन होगी। आपकी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनीज हैं। आगे हमने पढ़ना है किडनीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, तो किडनीज के ज़रिए जो है वो आमतौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट में वो रिमूव होती हैं। ये था स्टूडेंट हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें एक जनरल अंदाज से हमने होम्योस्टैसिस को समझा। ब्रॉड तरीके से कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।